हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चमक क्यों रहा है? ओके, एक लाइट ज्यादा चली हुई है। अरे क्या ही हो रहा है ये? कहाँ से चल रही है भाई? ये लाइट कहाँ से चल रही है? क्या हाल है बच्चा लोगों, कैसा चल रहा है? पॉइंट इज, क्या हाल है बच्चा, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। और दीपिका शर्मा, सर आई वांट टू गिव द इंटरव्यू इन इंग्लिश। अरे भाई, दो किसने मना किया है? अमृता कुमारी, सर आप मेंस इंग्लिश में करा देंगे। वो रिदम आनंद कौन थी? वो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी। सब जानते हुए आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। टीचर की कोई भाषा नहीं होती, कबीर की कोई भाषा नहीं थी। कबीर की भाषा पंचमेल सदुकड़ी थी। जिस दिन ये समझ गए ना, उस दिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भी समस्या का समाधान हो जाएगा और हिंदी मीडियम के बच्चों की भी। मेंटर हमेशा मेंटर होता है, कोच हमेशा कोच होता है। उसकी कोई भाषा नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई तमिलनाडु का बच्चा तमिल में अभी नहीं, 1 साल के बाद जब खूब सारे रिजल्ट, ईश्वर ऐसा हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर हो गया तो अगर कोई तमिलनाडु का बच्चा आएगा, उसका तमिलियन लैंग्वेज होगा और मुझसे कहेगा कि सर हमको थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, आप हमारा हेल्प करेगा? काहे नहीं हेल्प करेगा उसका भाई। ठीक है। तो टीचर की पहली बात तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, कोई भाषा नहीं होती है। जिस दिन ये सारे सत्य आप समझ पाएंगे, उस दिन आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये सब मत बोला कीजिए मुझसे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो कल आप सबको पता है कि क्लास, आप लोग उस तरफ, मैं इस तरफ, ना ऑडियो जा रहा था ना वीडियो जा रहा था। तो कल टेक्निकल ग्लिच के कारण से इश्यू आ गया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार पीसीएस का रिजल्ट भी आ गया है। तो एक बार ये मेरा, ठीक है, तो बिहार पीसीएस का भैया, कोई भी आप लोगों में से जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं या आपके दोस्त भाई बंधु, अगर मेंस की 1 नंबर की तैयारी करनी है तो सब लोग जरूर जुड़ेंगे। लेकिन दो बातें साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है, मैंने अभी अपने ग्रुप में भी कुछ बच्चों का नहीं हुआ जिन्होंने बीपीएससी टेस्ट मेंस में मेरे एडमिशन लिया था, लगभग का हो गया है। तो मैंने दोनों ही बच्चों को संबोधित किया, यानी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने कोई अभी बधाई वधाई कुछ नहीं दी, हमारी टीम ने दी। मैंने उनको बस अपनी टीम से कहा कि इनका एक अलग ग्रुप बनाइए, इन पर थोड़ा और फोकस होते हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए मैंने लिखा, पूरा एक नोट लिखा मैंने कि 71 बीपीएससी के लिए आप अभी से लग जाइए। क्या करिए? 71 बीपीएससी के लिए अभी से लग जाइए, ये मैंने उन लोगों को बात कही। ठीक, तो स्वाभाविक रूप से यही चीज आपके साथ भी हमेशा रखूंगा कि कोई चीज अगर मान लीजिए गड़बड़ हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारी लाइफ खत्म होगी। हम फिर से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और जो 71 बीपीएससी वाले हैं, स्वाभाविक है हम लोग पूरी तैयारी यूपीएससी की करा रहे हैं, लेकिन हमने पहले कहा था कि 2025 का यूपी और बिहार का हम पूरा फाउंडेशन भी चलाएंगे। तो जो बच्चे आना चाहेंगे, आप सबका स्वागत है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज, जो लोग मेंस दे रहे हैं, अब उन पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस हैं। सबका नाम भी हम यहां लिखेंगे, जिससे मेरे लिए एक मोटिवेशन भी रहे कि आप लोग मुझसे पूछेंगे कितने बच्चे इसमें से क्वालिफाई किए मेंस। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू किया जाए अब आज की चर्चा। और क्या क्या है, तो आज तो आपको पता है भाई साहब, कम से कम 20 एडिटोरियल आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं सर में तेल वेल चंपी वंपी करवा के आया हूं कि थोड़ा लंबा चलूं। और आपको अच्छे से पता है कि इस समय वर्कलोड बहुत ज्यादा है। अब जैसे मैं कल से अपने एक बच्चे के इंटरव्यू के लिए हिंदी साहित्य के क्वेश्चन बना रहा हूं। अभी राज इंटरव्यू यहां रिकॉर्ड करके हमारे यहां गए हैं। अब उसके बाद मैं उनका इंटरव्यू देखूंगा, फिर उनको बताऊंगा कि ये मिस्टेक है या ये अच्छी बात है। तो आप समझ लो कि इस समय तो ऐसे हो गया है कि जैसे
समय ही नहीं है, दिमाग की बैंड बजी पड़ी। चलिए, फिलहाल बहुत अच्छी बात, सब बच्चे निकलते रहे और मेरे दिमाग की बैंड बजी रहे, मैं ऐसा चाहता हूं। गांधी जी और भारत के विचार, अतीत और वर्तमान पर विचार, ये द हिंदू में एडिटोरियल है, जिसे हम जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑप्शनल, जीएस पेपर 2 आप कहेंगे जीएस पेपर 2 गरीबी एवं भूख, हम कहेंगे जी हाँ, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, जीएस पेपर 4 इथिक्स की यूनिट 1 महान नेता, सुधारक एवं प्रशासक तथा उनके जीवन से शिक्षा और निबंध है। बहुत सा सीखने जा रहे हैं, अच्छा टॉपिक है, प्रेजेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी हिंदू का जो आज का, चीन के कदमों से भारत के महत्वपूर्ण खनिजों के विकास पर नए सिरे से विचार करना होगा, यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर चाइना ने कानून बना दिया है, सप्लाई रोक दी है क्रिटिकल मिनरल्स की। और हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं कि अगर क्रिटिकल मिनरल्स पर, जिसकी सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल चाइना का है, अगर उसने नियंत्रण कर लिया तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और देख सकते हैं उसने कंट्रोल कर लिया। बहुत बढ़िया टॉपिक है और ये आईआर में जाएगा, जीएस पेपर 2 में सबसे पहले। कौन सा यूनिट आप सबको पता है, विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का भारत पर प्रभाव। तो डेवलपिंग कंट्री चाइना, उसकी पॉलिसी का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यानी क्रिटिकल मिनरल। अब आप कहेंगे सर फिर आपने जीएस पेपर 3 क्यों लगाए, हम कहेंगे भाई मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स यूनिट 1। फिर आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों लगा दिया बिना पूछे हुए, हमने कहा बेटा ऐसे करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव बाय टू कीज टू सक्सेस, स्वीकारोक्ति के साथ सुधार करने की निष्ठा, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, विजनरी डिसीजन। हमें अब क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई चेन पर बहुत गहरे स्तर पर काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इतना, हम कहेंगे इसमें मैंने एथिक्स भी कराया है, किस प्रकार के मिनरल पर कंट्रोल करके कोई देश अगर ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है इस ग्लोबलाइजेशन में, तो वो कहां तक नैतिक है, वो भी मैंने एथिक्स का भी एक पार्ट डाला है। और प्रीलिम्स के लिए तो क्रिटिकल मिनरल्स पर ना जाने कितनी बार हम लोग कर ही चुके हैं। तो ये 23 का यानी आज का आपके सामने। फिर आता है विदेशी विश्वविद्यालय, उन्हें क्या लाभ होगा, यानी जो भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की ब्रांचेस खुलेंगी, उनका हमें क्या लाभ मिलेगा। जीएस पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, एक बार फॉरेन यूनिवर्सिटीज पर क्वेश्चन आ चुका, अभी आपको दिखाऊंगा। तो स्वाभाविक है उसी के बेस पर एक मॉडल क्वेश्चन तैयार कर दिया। जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का यह उदाहरण है, ऐसे में आएगा। एजुकेशन पर यूपीएससी बहुत ऐसे पीछे पूछ चुका है, पिछले 2-3 सालों से नहीं पूछ रहा, वो अलग बात है। और प्रीलिम्स के लिए स्वाभाविक रूप से जो भी है वो करेंगे। फिर आता है बिजनेस लाइन में 23 तारीख का, आप जरा देखिएगा, ट्रंप का ऊर्जा शक्ति खेल, यानी ट्रंप की एनर्जी पॉलिसी, उसके बारे में आज तो पूरा समझिए, ट्रंप ट्रंप ही भरा पड़ा है। फिर इसके बाद आएंगे डोनाल्ड ट्रंप के पेरिस समझौते से पीछे हटने के 2017 से भी बुरे परिणाम हो सकते हैं, यानी पेरिस क्लाइमेट समिट से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस समय तो कहा ही था, अभी फिर कह दिया कि हम हटने जा रहे हैं, और जबकि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़े लेवल पर बढ़ चुकी है। तो यह विषय जीएस पेपर 2 आईआर, विकसित देशों की नीतियां और भारत पर उसका इंपैक्ट, संपूर्ण विश्व पर उसका इंपैक्ट, जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ऐसे कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वहां के लिए ये टॉपिक एकदम एक नंबर बन जाता है। फिर इसके बाद आते हैं स्टार गेट क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल लीडर बनने के लिए ट्रंप की $500 बिलियन की बोली। क्या है, स्टार गेट एक प्रोजेक्ट है ट्रंप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। सोचिए ये लोग कहां जा रहे हैं, और हमारा देश, प्यारा प्यारा देश कहां जा रहा है। सच में बता रहे हैं कि जो यूथ है, या जो भी, खासकर यूथ तो बहुत समझदार है हमारे देश का, जो वोटर्स हैं हमारे देश में बिल्कुल समझदार नहीं। आज भी 2100-2500, वो क्यों कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे, 2500 देंगे, सिलेंडर फ्री देंगे या कुछ भी देंगे, उसके पीछे रीजन है। आप सबका इस पे अभी क्लास में कमेंट चाहूंगा, क्या सही है नहीं है। ये जो 2100-2500 ये सब दिया जा रहा है, अभी मैंने एक दिन एडिटोरियल में उसका सपोर्ट किया कि भाई फ्रीबीज क्या है, एक प्रकार से सोशल जस्टिस की तरफ सिस्टम को ले जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसे मैं रोकने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज हम सब मतदाता, सब वोटर केवल 2100-2500 पर ही सिमट के रह गए हैं। थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाए, कोई एक साल, जिस साल इलेक्शन है, ढेर सारी वैकेंसी निकाल दे, और हमारे जो भी सीनियर हैं, माता पिता, जो भी परिवार समाज में दबादब वोट चल रहा है जाति धर्म के ऊपर,
आप स्वयं विचार कीजिए कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अमेरिका ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, हमसे कितने फोल्ड, कितने गुना ज्यादा है, उसके बाद भी वो अपनी इकोनॉमी को और बड़ा करने के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं। हम क्या, हमारे यहां बस केवल चुनाव चलता है। पूरा मीडिया उठा लीजिए, लोकतंत्र में आपसे पूछा हुआ है कि सुशासन में मीडिया की भूमिका, डेमोक्रेसी में, फिर 2019 में पूछा बायस्ड मीडिया, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ, इस समय उठा के देख लीजिए क्या चर्चा चल रही। तो जिनके हाथ में सिस्टम है उनके हाथ में इनोवेशन नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो IQ IP की आपकी फैमिली है, यानी आप सब, मैं नहीं बेटा, मैं तो एक शून्य सा व्यक्ति हूं, आप सबका सिलेक्शन पाना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक नई सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ सिस्टम में जाएंगे, तभी जाकर के धीरे धीरे सने सने सिस्टम बदलेगा। आप उसी को किसी और में ट्रांसफर करेंगे, वो किसी और में ट्रांसफर करे। ये मैं स्टारगेट पढ़ रहा था, मेरा दिल सुबह से ही दुखी था। हम क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान क्या कर रहा है। आज भी हम केवल फ्रीबीज पर, आज भी हम केवल इन पर बात कर रहे हैं। वो करिए, लेकिन उसके अलावा हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या है। जहां भी चुनाव होते हैं आप सबके राज्यों में, जैसे बिहार में हुए, अभी होने वाले हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, आप लोग या आपका अपना स्टेट कोई सा भी, एक स्कीम का नाम बताइए जिसमें लिखा हो कि लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ, इंडिया का सोशल जो स्ट्रक्चर, उसको बदलने के लिए हम ये स्कीम लेके आ रहे हैं। एक स्कीम का नाम बताइए। किसान बंधुओं के लिए न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी आए हुए कितना समय, यानी डिकेड, कितने डिकेड पहले आई थी, 10 साल पहले, 20 साल पहले, आप चिंतन कीजिए। तो ये तो आपको आज जब पढ़ाऊंगा आपको बहुत मजा आने वाला है, ये वाला टॉपिक। और आपको लगेगा, चूंकि हिंदुस्तान में आप सब तो बहुत अच्छे समझेंगे, यानी मैं आपका मतलब कॉमन मैन, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर है, कोई आदमी इसको देख गया, पहली बात तो देखते नहीं, चूंकि सबको लगता है कि यूपीएससी का है, लेकिन ये सबके लिए होता है। आपको लगता है या किसी को लग सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं, तुम्हें पता ही नहीं इसकी क्या ताकत है। और जो ताकतवर है, पैसे वाले हैं, वो इसका क्या ही बवाल यूज कर रहे हैं, आगे करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी असमानता आने वाली है आने वाले कुछ वर्षों में, आप देखिएगा, आने वाले वर्षों में ये फिक्स है। तो ये टॉपिक आज मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, टारगेट सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं एआई की ताकत को समझता हूं। कंटेंट बनाने में, सोचने में, फीड कराओ क्या ही देता है दुनिया में, कुछ भी फीड करा दो यार, एकदम से समराइज कर देता है। व्हाट अ क्वालिटी, मतलब अद्भुत क्वालिटी। मैं तो इस समय इस पक्ष में हूं सबसे ज्यादा कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा केवल मेंटोरशिप ले टीचर की। टीचर स्किल्ड हो अगर तो केवल मेंटोरशिप लो, क्लास तो करो ही मत, वो अपने आप सब होता चला जाएगा। बहुत इजी हो गया यूपीएससी, या कोई भी दुनिया में एग्रीकल्चर करना, कृषि करना, वो सब बताता है। मौसम के पैटर्न पे भी बात करता है, सर्विस सेक्टर पे बात करता है, इंडस्ट्री पे बात करता है, मैन्युफैक्चरिंग में आपने कोई मशीन लगाई, मैन्युफैक्चरिंग की, अगर उसमें डिफेक्ट आना स्टार्ट हुआ तो वो डे 1 बता देगा कि आपकी इस मशीन के इस हिस्से में हल्का सा दिक्कत आ रही है। जिनके पास एआई बेस्ड सिस्टम नहीं, उनकी मशीन जब टड़ाक टूट जाती है तब पता लगता है अरे मशीन खराब हो गई। फिर मशीन कहां, चाइना की है या किसी और देश की है, वियतनाम की है, अब वहां गई बनने के लिए। जब तक वो गई आई तब तक पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हो गया कि नहीं हो गया, उत्पादन की प्रोसेस बंद हो गई कि नहीं बंद हो गई, जरा बताएं मुझे। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बंद हो गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट इन ओनली एजुकेशन, एवरीवेयर। मैंने काफी पहले आपको बताया था कि किस प्रकार से इसका इस्तेमाल बिजनेस में, दुनिया के हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा होने वाला। धीरे धीरे और ये इंप्रूव होगा ना। पहले के फोन कैसे होते थे, पहले हमारे पास इस टाइप का फोन होता था, फिर स्मार्ट स्क्रीन आना स्टार्ट हुआ, उसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। और आज स्मार्टफोन कितने एडवांस हो चुके हैं, आप चिंतन कीजिए। पहले आप फोटो खिंचाने स्टूडियो में जाते थे, शादी विवाह के लिए स्टूडियो से कैमरामैन आता था ढेर सारा। अब आप मैक्सिमम काम अपने फोन से कर लेते हैं। विचार कीजिए और याद कीजिए कि आज के 10 साल पहले का फोन कैसा था, और आज जो आपके हाथ में है या जो आपके हाथ में नहीं है, जो दूसरों के हाथ में है, वो कितना एडवांस फीचर लेकर के चल रहा है, आप विचार कीजिए। तो इसलिए ये बहुत प्यारा टॉपिक है।
अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट क्या है और कैसे यह संपूर्ण विश्व को, विशेषकर हिंदुस्तान के संदर्भ में पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस पेपर 2 आईआर में विकसित विकासशील देशों की नीति और राजनीति का भारत पर प्रभाव, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी को भी ये इंपैक्ट करेगा, जीएस पेपर 4 ट्रंप का कुछ भी आएगा तो ट्रंप पर लिखते समय आप इंटरनेशनल एथिक्स जरूर चेप दीजिएगा, बिना कुछ सोचे समझे कि सुनील सर ने कहा है कि ट्रंप का यह कदम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के अनुरूप नहीं है। कोई सा भी कदम, पेरिस से बात, ये बंदा जो भी कर रहा है सब अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के प्रतिकूल है। आप उठा करके चिपका दीजिएगा, आपको आधा मार्क्स दूसरों से ज्यादा मिलेगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। यूनिट 6 अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं फंडिंग में नैतिकता, आप कुछ भी इसका आएगा आप डाल दीजिएगा कि ये एथिकल एस्पेक्ट्स नहीं है, इनका कुछ भी आ रहा, स्टार गेट वगैरह नहीं, वो तो मान लीजिए उनकी अपनी पॉलिसी है। अब आते हैं 22 जनवरी, तो कुल कितने हो गए बेटा जरा याद रखना, यानी 7 हो गए यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति क्या है, यानी 22 जनवरी, बहुत बढ़िया टॉपिक आया हुआ है और स्मार्ट सिटी मिशन पर हम लोग बातचीत करेंगे। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 प्रीलिम्स सबकी निगाह से। आप कहेंगे सर जीएस पेपर 4 भी हम कहें, जी हां, ठीक है। और इनफैक्ट जीएस पेपर 1 जो मिसिंग है, यानी शहरीकरण की चुनौतियां, तो ये बहुत बेहतर टॉपिक है, इस पर यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, स्मार्ट सिटी मिशन पर डायरेक्ट आया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं, अब देखिए सिंधु जल संधि फिर से चर्चा में आ गई, तो हमने कहा भाई प्रीलिम्स का फिर से रिवाइज करा दो, तो ये प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हम यानी हिंदुस्तान कहां है, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का पूरा डेटा प्रीलिम्स के लिए कराने जा रहा हूं 2025 के लिए। प्रधानमंत्री की पेरिस यात्रा से पहले भारत फ्रांस ने असैन्य परमाणु मुद्दों पर चर्चा की, प्रीलिम्स के लिए इसको पढ़ेंगे। ट्रंप 2.0 वैश्विक कानूनी व्यवस्था को बाधित करने वाला, यानी कि ऑब्वियस है, ये सब हम कर ही चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये। दुनिया कुछ समय से बदल रही, नॉट इंपॉर्टेंट, डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा, ये तो बहुत बार हो चुका है। और ONOE मॉडल, ये भी मैं आपको करा ही चुका हूं। और बिजनेस लाइन में है उपभोग की पहली का समाधान, यानी वही जो डिमांड इकोनॉमी में नहीं है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं। तो आप देख सकते हैं कोई चीज, सबसे बड़ी चीज यहां छूटता कुछ भी नहीं। ट्रंप के शासन में अमेरिका ने WHO से खुद को अलग किया, इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, जीएस पेपर 2 आईआर देख सकते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों का भारत पर इंपैक्ट, और जीएस पेपर 2 आईआर में ही महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाएं आपके सिलेबस का पार्ट है। यूनेस्को से अमेरिका बाहर हुआ था, तो जब बाहर हुआ उसके पहले काफी समय से चर्चा चल रही थी, जब चर्चा शुरू हुई तो उसी समय यूपीएससी ने उठा के क्वेश्चन दाग दिया आपसे। यूनेस्को से जब अमेरिका बाहर हुआ था यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। अब डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ है, तो डब्ल्यूएचओ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बाहर होने का, और उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा, और डब्ल्यूएचओ में अब अमेरिका की अनुपस्थिति में इंडिया का क्या रोल हो सकता है, यह विषय आपको कराने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं सीधा कनेक्ट हो रहा है, और इसको मैं इंटरव्यू के लिए भी कराने जा रहा हूं, यानी पहला टॉपिक यही डिस्कस करूंगा इंटरव्यू के लिए, इसलिए क्योंकि मुझे है कि इस पर आपसे पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य का एक बड़ा विषय अमेरिका का बाहर होना, जीएस पेपर 2 यानी हेल्थ एजुकेशन, जीएस पेपर 4 एथिक्स, अमेरिका का बाहर निकलना यानी अंतरराष्ट्रीय नैतिकता, ऐसे और इंटरव्यू, यानी ये सभी के लिए है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ट्रंप ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बदलने का आदेश क्यों दिया, यानी नाम केवल हिंदुस्तान में नहीं बदले जाते हैं, प्रीलिम्स के लिए वहां भी हम पढ़ेंगे। क्या ब्रिक्स और भारत, तो ऑब्वियस है ब्रिक्स और भारत, इस पर हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 12 ये हो गए, और आप देख सकते हैं 7 यानी 19-20 टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष आ रहा हूं डाउन टू अर्थ। आप देख सकते हैं केरल ने समन्वित पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ आपदा तैयारी का एक और उदाहरण पेश किया। तो केरला ने जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया उसके बारे में प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। इथियोपिया में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट, प्रीलिम्स के लिए इसको भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 20-22 टॉपिक आपके सामने हो गए। अब 25 मई 2025, बहुत से स्टूडेंट जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे जिनको 25 में अटेम्प्ट देना है, उन्हें लगेगा कि सर यूपीएससी का अब तो नोटिफिकेशन आ गया है, और आज से अगर आप जोड़ेंगे 112 दिन आपके पास बचा है। क्या हम सर हिंदू पढ़ें? जी हां बिल्कुल। आपको क्या करना है, पीडीएफ को बस स्पीड से सरसरी निगाह से पढ़ते जाना है। प्रीलिम्स के लिए जो भी फैक्ट आ रहे हैं केवल वहीं पर फोकस करना है, मेंस का आंसर राइटिंग अब आपको छोड़ देना है, यानी आप उसको मत देखिएगा, बिल्कुल कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। मेरी जिम्मेदारी 3 महीने में मैं मोर देन सफिशिएंट काम करा ले जाऊंगा।
हर एक बच्चे को मैं अपने यहां बता चुका हूं, जो लोग एडमिशन लिए हैं, जो लोग नहीं लिए, जो यूट्यूब पे मुझे देखते हैं, स्वाभाविक है आपके लिए है कि बिल्कुल भी अब आप जो मेंस वेंस का सब आप उम्मीद, मतलब जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अब आंसर राइटिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स सबसे बड़ी मुसीबत अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को देखें तो सीसेट है। तो अगर आप जीएस और सीसेट पर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका ये आंसर राइटिंग करने का कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए एकदम से अपने आप को बैक कीजिए, अपने आप को हटाइए और केवल पीडीएफ जब आपके पास आए और एक लेक्चर आप जरूर देखते रहिए। जब पीडीएफ है फटाफट फटाफट उसको आप स्पीड से जो भी फैक्ट आ रहे हैं वो आप देखते चले जाओ, और सारा मैं बता ही देता हूं। इनफैक्ट सारे का मैं क्वेश्चन भी करा देता हूं, तो कोई इश्यू नहीं। तो 112 दिन आपके पास बचे हुए हैं, आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? और ये याद रखें 11 फरवरी 2025 तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ये सब वीडियो में बना चुका हूं। 979 सीट है। अब इसको प्रेरणा मान करके तैयारी शुरू कीजिए, और 2026 वाले अब याद रखिएगा, 25 वालों का तो हो गया, अब 26 वालों आपके पास अब समय नहीं है, यानी अब एकदम युद्ध की तरह आपको लग जाना है। तो जो भी यानी 2025 वाले हैं, इस 979 में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो ये मेरा एक प्रोग्राम है प्रीलिम्साथॉन 2.0, इसका हिस्सा जरूर बनिए। इसमें सीसैट और जीएस दोनों का 50 टेस्ट है, यानी सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट सीसेट और जीएस का है, जिसमें प्री टेस्ट एनालिसिस पोस्ट टेस्ट एनालिसिस इसकी सबसे बड़ी खूबी है। आप टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं देंगे ही, लेकिन वहां पर आपको केवल आंसर मिलेगा, आप चेक कर लेंगे, आप खुश हो जाएंगे कितना सही है कितना नहीं। लेकिन यहां मैं मिलूंगा प्री टेस्ट एनालिसिस में, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में, और सीसेट में रवि रंजन सर डिटेल में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप इसका हिस्सा जरूर बनिए, आधारशिला और प्रीलिम्साथॉन दोनों का। इस समय जो भी बच्चे प्रीलिम्साथॉन लेना चाहेंगे आप आधारशिला जरूर ले लीजिएगा। उसके पीछे रीजन, आधारशिला रहेगा तो इकोनॉमिक सर्वे 31 तारीख से उसमें आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको अलग से लेना पड़ जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? चूंकि वो जो इकोनॉमिक सर्वे मैं कराने जा रहा हूं वो इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, वो इकोनॉमिक सर्वे प्लस इंडिया प्लस बेसिक इकोनॉमिक्स है। यानी 3 महीने तक इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास चलने जा रही विद इकोनॉमिक सर्वे, यानी वो केवल इकोनॉमिक सर्वे नहीं है। इसलिए तनिक भी कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी बच्चा, इकोनॉमिक सर्वे नहीं हो, बेसिक इकोनॉमिक्स कराने जा रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब कुछ बच्चे होंगे सर हम तो केवल टेस्ट सीरीज लेंगे, तो आपके लिए भी बिल्कुल सुविधा है। हम इकोनॉमिक सर्वे का 200 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देंगे ही देंगे, हम पहले ही वादा कर चुके हैं। यानी इस टेस्ट सीरीज में 200 प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज में 200 क्वेश्चंस रहेंगे। प्री पोस्ट एनालिसिस उसका होगा ही होगा। तो जो इतने में सेटिस्फाई हो सकते हैं वो इतने से चल सकते हैं, यानी हम अपने वादे से कहीं भी पीछे नहीं। 200 क्वेश्चन का मतलब क्या, पूरा लगभग कंटेंट हो जाएगा। लेकिन हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना है जो इकोनॉमिक्स में वीक है, बार बार रिवाइज करना चाहते हैं। इसलिए हमने इकोनॉमिक सर्वे और बेसिक इकोनॉमिक्स का एक पैक बनाया है, जो आपके सामने अभी कुछ दिन में आ जाएगा 31 तारीख से। अब आता है ट्रंप के शासन में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग किया, इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, सीधी सीधी न्यूज है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको आप पढ़ना चाहें, अब डब्ल्यूएचओ क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, अगर हम ऐसे सीखना चाहें, यानी सामान्य, जैसे स्किल डेवलप करना कहते हैं ना, आप जरा विचार कीजिए बिना पढ़े हुए इस टॉपिक को। डब्ल्यूएचओ क्या है? एक संगठन है, स्वास्थ्य को लेकर के संपूर्ण विश्व में कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो डब्ल्यूएचओ अपने आप में कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो टैक्स लगा सके, या वह अपने लिए प्रशासनिक सिस्टम डेवलप करे और सबकी सैलरी खुद दे, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन है, यूएन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो अपनी फंडिंग के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए विकसित देशों के द्वारा, विकासशील देशों के द्वारा दिए जाने वाले फंड पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? फंड पर। अब डब्ल्यूएचओ अगर अलग, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका अलग हो रहा है तो ऑब्वियस है एक बहुत बड़ा फंडर उससे अलग हो रहा है। अब अगर वो एक बहुत बड़ा फंडर अपना फंड खींच लेता है तो डब्ल्यूएचओ का जो वर्किंग सिस्टम है, कार्य तंत्र है, कार्य संस्कृति है, आर्थिक रूप से
गंभीरता से प्रभावित हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। नंबर 1 थिंग, बिना पढ़े आप खुद सोचिए। और नंबर 2 थिंग, यानी इतना बड़ा एडिटोरियल आप बस केवल 2 पॉइंट से काम चला सकते। ये मैं धीरे धीरे आप सब में डेवलप कर रहा हूं कि अगर मैं दूसरा पॉइंट पहले रख देता हूं। दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से। ये वाला जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, फंडर वाला तो एडिटोरियल इस मतलब एक्सप्लेन पे है, लेकिन जो अब ये सेकंड पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैंने जनरेट किया वो कहीं नहीं है, मतलब इसमें नहीं है, वो मैंने जनरेट किया। इससे जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन पर लोगों का विश्वास कमजोर होगा। लोगों मतलब विभिन्न देशों का भी, यानी WHO अफ्रीका के देशों की बड़ी मदद करता है। तो ऐसे में उन देशों के हितों को जब इस प्रकार के एक्ट प्रभावित करेंगे तो उन्हें अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो अमेरिका के पैसे से चल रहे, चाइना के पैसे से चल रहे। ऐसे में अगर अमेरिका चाइना ने इनसे पैसा खींच लिया तो हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई वो बाधित हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट ये बनेगा जो आपको ध्यान में रखना है। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा? स्वाभाविक WHO भारत में बहुत से प्रोजेक्ट रन करता है, तो अगर आर्थिक तंगी आएगी तो स्वाभाविक रूप से फंडिंग पर असर पड़ेगा, यानी हिंदुस्तान ऐसे देशों को लेकिन हिंदुस्तान एक जिम्मेदार राष्ट्र है, तो अब भारत के पास WHO में एक लीडर बनने का मौका भी है। भारत अपनी तरफ से फंडिंग बढ़ा सकता है। भारत इस विषय पर वैश्विक स्तर पर चर्चा कर सकता है वैश्विक मंचों से। तो इस प्रकार की चीज स्वयं आपको सोच लेनी है, जनरेट कर लेनी है। यही इतना। अब यहां पर पॉइंट में ना जाने किस किस रूप में डिस्कस किया गया होगा। तो मैं यही आपसे कह रहा था कि अभी अगर 2025 में जो मैंने प्लान किया हुआ, यानी बड़ी संख्या में अगर हमारा रिजल्ट हो जाता है, जैसा हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी खूब मेहनत कर रहे हैं, और ये केवल क्लासेस की बात नहीं, चूंकि मैं ग्रुप संचालित मैं खुद कर रहा हूं और वो भी व्हाट्सएप पे, कोई टेलीग्राम वगैरह नहीं, तो फिर मैं 2026 वाले बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट करूंगा कि हिंदू को बहुत संक्षेप में कर दूंगा। अभी मैं नहीं कर सकता हूं, चूंकि अभी अगर किया तो, क्योंकि होता ना कि हम टीचर पर विश्वास करने के बजाय अपनी सोच पर विश्वास करते हैं कि आपको क्या चाहिए, जबकि आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, लेकिन हमें वही चाहिए जो हम चाहते हैं। अच्छी बात है। तो अगर 25 में बड़ा रिजल्ट कर पाया तो 26 में बहुत छोटा, यानी बस आऊंगा और 10 पॉइंट आपके हाथ में रख करके टॉपिक खत्म, अगले पे चलो ये बस। हाँ, IQ पूरा कराऊंगा विस्तार से, ठीक है। लेकिन अभी 25 हो जाए उसके बाद, यानी मैं रिजल्ट कर दूं, क्योंकि जब तक रिजल्ट बड़ी मात्रा में नहीं करूंगा तब तक स्वाभाविक रूप से कुछ भी नया करूंगा तो जो नया होता है और हमारे देश में नहीं एक्सेप्ट होता है तो बच्चे कहां से एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। नया हमेशा बहुत समय के बाद लोगों की समझ में आता है, ठीक है। तो यही पूरा विषय आपके सामने है, आप देख सकते हैं। यानी पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग कर लिया था। ऐसा उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने में, यानी क्यों अलग हुए, उन्होंने कहा कि भाई कोविड-19 महामारी से निपटने में WHO फेल रहा है, उसने लापरवाही की है, उसने बेहतर ढंग से सुधार लागू नहीं किए हैं, और कुछ देशों के प्रति उसने पक्षपात किया, यानी इनडायरेक्टली वो चाइना की बात कर रहे हैं। और चौथा कि अमेरिका पर यह, यानी WHO की फंडिंग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और यह जो जिम्मेदारी है वो असंगत है। और फिर उन्होंने कहा ये 4 कारण दिए, तो ये चारों कारण आप यही याद कर लीजिए कि अमेरिका अलग हुआ, 4 कारण क्यों। इस निर्णय के वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन और WHO के कामकाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें भारत और वैश्विक दक्षिण पर इसका प्रभाव भी शामिल है। अब स्वाभाविक ट्रंप साहब आए हैं तो अब इसको ये कंटिन्यू तो करेंगे नहीं, ठीक है। अब ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, रोल ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इंपैक्ट ऑफ US विड्रॉल ऑन WHO, आप देख सकते हैं। यानी ये मेरा सिलेबस है, यूपीएससी का भी आगे लगेगा। ये यूपीएससी का नहीं, यानी ये मैं आपके लिए तैयार करता हूं कि अपने टॉपिक के हिसाब से यूपीएससी का सिलेबस। फिर इसके बाद GS पेपर 2 स्वास्थ्य, भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और महामारी की तैयारियों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर GS पेपर 4 नैतिकता और शासन, स्वास्थ्य में वैश्विक सहयोग के नैतिक आयाम,
ठीक है, तो जीएस पेपर 4 भी है। अब ये मेरा सिलेबस हो गया। दूसरी तरफ आता है यानी अब यूपीएससी का। यूपीएससी का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं डब्ल्यूएचओ आप देख सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, जीएस पेपर 2 भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो भी विषय होते हैं। अब आप देखिए जरा, 2020 में आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है ना, यूनेस्को अमेरिका के पीछे हटने, आप देख सकते हैं, क्लियर है, यानी अमेरिका पीछे हटा यूनेस्को से, इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। तो स्वाभाविक रूप से अब अगर मैं स्क्रीनशॉट के आपके सामने रखूं तो डब्ल्यूएचओ से हटा है तो प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं, हर एक पेपर के हिसाब से मैंने बनाया है, यानी आईआर के लिए भी बनाया है, इसके साथ साथ एथिक्स के लिए भी बनाया है। आप जरा एक बार देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने में डब्ल्यूएचओ जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका की जांच करें। एग्जामिन द रोल ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन फोस्टरिंग ग्लोबल हेल्थ इक्विटी। डब्ल्यूएचओ से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने के मद्देनजर एक अधिक समतापूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य शासन प्रणाली को आकार देने में भारत के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करें, यानी भारत उसको कैसे आगे बढ़ा सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस, स्वास्थ्य से संबंधित विषय, हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, ठीक है ना। अब 2020 में आपसे पूछा था, ठीक है, डब्ल्यूएचओ की भूमिका कोविड के समय पर, आप देख सकते हैं द रोल ऑफ, आप देखिए, ठीक है। तो अब क्योंकि यहां पर भी पूछ रहा है तो मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने से वैश्विक स्वास्थ्य फाइनेंसिंग, देख लीजिए, और प्रशासन, दो ही चीज महत्वपूर्ण है, दोनों मैंने स्टार्टिंग बता दिया, यानी पैसा और एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने से वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण और प्रशासन की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर इस निर्णय के संभावित प्रभाव क्या होंगे, चर्चा करें और इन चुनौतियों का समाधान सुझाएं। जीएस पेपर 4 एथिक्स में आप देख सकते हैं, यानी कहां गया भाई, मिल जाइए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, आप देख सकते हैं, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, यहां से आप देख लीजिए। अब आपके सामने प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या है, यानी एथिक्स का। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख योगदानकर्ता का डब्ल्यूएचओ जैसे बहुपक्षीय संगठन से अलग होना सामूहिक जिम्मेदारी और वैश्विक एकजुटता के बारे में नैतिक चिंताओं को जन्म देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशासन पर इस तरह की एकतरफा कार्रवाइयों के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा करें, अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण दें, आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी इसका एक नैतिक पक्ष भी ढूंढ लिया गया। और बहुत से ऐसे, यानी ऐसे में कोई सा भी, यानी जैसे एक प्रश्न पूछा था, आप देखेंगे, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था। तो एक नई विश्व व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी जिसमें डब्ल्यूएचओ की इंपॉर्टेंस और उसकी फंडिंग में अमेरिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसके अलावा कोई भी ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट आए तो अमेरिका का यह कदम आपको गलत बताना ही बताना है। ठीक है भाई, तुम विश्व के सबसे ताकतवर देश हो तो जो शक्तिशाली है उसकी जिम्मेदारी। सेम यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस एक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बिहार पीसीएस भी अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, तो जो 70वीं बीपीएससी है, 70th बीपीएससी है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जो अभी मेंस होने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो ट्रंप प्रशासन के तहत डब्ल्यूएचओ से यूएसए के हटने से वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन, वित्त पोषण और सहयोग पर, तो किन चार चीजों पर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रशासन पर, पैसा कम है, ठीक है ना, पैसे पर, सहयोग पर, क्योंकि ऑब्वियस है अमेरिका है तो बहुत सारे रिसर्च तक डब्ल्यूएचओ की पहुंच भी है। क्यों, क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया। वापसी के पीछे का कारण क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी सदस्य देशों, विशेष रूप से चीन से पक्षपात और अनुचित प्रभाव के आरोप में वही सारी बातें लिखी। ट्रंप प्रशासन ने महामारी का प्रभावी ढंग से जवाब देने में, यानी क्या क्या रीजन बेटा, वो जो चार वहां बताए वही चार, पहला, दूसरा, तीसरा वित्तीय योगदान, यानी हम ही क्यों सबसे ज्यादा पैसा दें, और चौथा उसने कहा भैया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करो, तुम्हारे अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। आप देख सकते हैं चार रीजन, अब इसको स्टार्टिंग में बता दिया। अब अगर वो हट रहा है तो भैया
उसको भी मैंने बता दिया, यानी वित्तीय घाटा होगा, क्योंकि वह अच्छा खासा पैसा इसकी फंडिंग का देता है, ठीक है ना। अगर ऐसा करता है तो फिर इसके कार्यक्रम में पैसा ही नहीं, तो कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होगी, बताने की आवश्यकता नहीं। इससे निम्न और मध्य आय वाले देशों को समस्या होगी। दूसरा, क्योंकि अमेरिका के पास रिसर्चर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले, जो कि डब्ल्यूएचओ के जो भी प्लान्स होते हैं उनको अपना दिमाग देते हैं, चाहे वो अफ्रीका के लिए हो या किसी भी निम्न या मध्यम आय के देश के लिए, वह मिलना बंद हो जाएगा, यानी एक्सपर्टाइज गैप हो जाएगा। बड़ा आदमी के पास केवल पैसा नहीं होता, उसके पास ढेर सारे एक्सपर्टाइज होते हैं, इसलिए बड़ा आदमी देखोगे एक बार हो गया फिर वो अगर गलतियां ना करे तो बड़ा ही बनता चला जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियस है। तीसरा, शिफ्ट इन ग्लोबल इन्फ्लुएंस, वैश्विक प्रभाव में बदलाव। अमेरिका द्वारा छोड़ा गया शून्य चीन के प्रभाव को बढ़ा सकता है, यह लिखा गया, यानी चाइना हो सकता है कि फंडिंग इसमें बढ़ाए। हालांकि अभी चीन एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में बहुत कम योगदान दे रहा है। डब्ल्यूएचओ के स्वैच्छिक वित्त पोषण का केवल 0.14%, और आप देख सकते हैं स्वैच्छिक योगदान में 13% योगदान देता है। 100 रुपया अगर उसके पास है, 13 रुपया वो दे रहा है, और ये दे रहा है केवल 0.14%, आप देख सकते हैं। लेकिन अब वह अपना प्रभाव ग्लोबल लीडर बनने के लिए अमेरिका की तरह इसमें अपनी फंडिंग बढ़ा सकता है, तो ये आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे देश अपनी भूमिका बढ़ा सकते हैं, यह भी इसका एक इंपैक्ट है, यानी क्या क्या इंपैक्ट है हर एंगल से बता दिया गया, ठीक है। ये सारी बातें। अब भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ है, तो हेल्थ प्रोग्राम पर हमारे क्या असर पड़ेगा, टीकाकरण पहल यानी वैक्सीनेशन पर। डब्ल्यूएचओ भारत के वैक्सीनेशन प्रयासों का समर्थन करता है, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से फंडिंग में कटौती से इन कार्यक्रमों में बाधा आ जाएगी, यानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो बता दिया गया बस आपको वही घुमा फिरा के लिखना है। अब ऑब्वियस एक्सपर्टाइज नहीं है तो एक्सपर्टाइज भी हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक चीज है, हमारे पास नेतृत्व का एक अवसर, जैसे चाइना नेतृत्व कर सकता है, तो भारत भी फंडिंग बढ़ा करके वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग दे करके डब्ल्यूएचओ में लीडर की भूमिका प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो भारत की यही सामरिक अवसर है, फाइनेंशियल लीडरशिप, यानी भारत पैसा बढ़ा दे, सिंपल सी बात है। यानी दो प्रकार से इसमें पैसा दिया जाता है, एक जो सभी देश के लिए अनिवार्य है कि आपको इतना देना है, जो भी अनिवार्य का मतलब कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, यानी एक निर्धारित किया गया कि आपको इतना देना है, और एक स्वैच्छिक रूप से होता है कि आप कुछ और भी दे सकते हैं। तो भारत दोनों बढ़ा दे तो स्वाभाविक रूप से उसे पूरे विश्व में डब्ल्यूएचओ के अंतर्गत फाइनेंशियल लीडरशिप मिलेगी। इसके अलावा भारत वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल डिप्लोमेसी, यानी डिप्लोमेसी का एक नया तरीका भारत डेवलप करे। जैसे वैक्सीन मैत्री के द्वारा हमने अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों, अपने पड़ोसी देशों को कोविड का वैक्सीन दिया, दवाएं दी, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से हम इस प्रकार की डिप्लोमेसी को आगे भी बढ़ाए, यानी डब्ल्यूएचओ जब कमजोर होगा तो जैसे अफ्रीकी देशों को, लैटिन अमेरिकी देशों को समस्या होगी वैक्सीनेशन की, तो हिंदुस्तान उसमें आगे है। तो हिंदुस्तान वैक्सीन मैत्री को बढ़ाए और उसके माध्यम से ग्लोबल लीडरशिप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, ठीक है। और यहां पर हम चीन से बेहतर है, चूंकि चीन के साथ उसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर जो सबसे बड़ी चिंता है वो है कि विश्वसनीयता का खतरा, भारत के ऊपर सब विश्वास करते हैं। फिर आता है रिसर्च एंड इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ, आप देख सकते हैं, यानी भारत क्या करे, विभिन्न देशों के साथ साझेदारी करके हेल्थ सेक्टर में ढेर सारे इनोवेशन करे, रिसर्च करे और नई नई वैक्सीन बनाए जो सस्ती हो और जो सभी देशों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके, ठीक है। भारत के साथ अन्य देशों की भी भूमिका है, यानी भारत इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों के साथ मिलकर के डब्ल्यूएचओ में अमेरिका की भरपाई को पूरा कर सकता है, बेहतर प्रशासन दे सकता है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे परोपकारी संगठन भी फंडिंग की कमी जो डब्ल्यूएचओ के सामने, उसको पूरा करने के लिए अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, ये भी यहां पर लिखा गया, यानी सब लोग मिल करके काम करें, ठीक है। भारत इसमें सुधारों की वकालत कर सकता है, बहुत सी बातें। सार्क और ब्रिक्स की पहल, यानी सार्क और ब्रिक्स भी अब स्वास्थ्य सेक्टर में बेहतर काम करें विभिन्न देशों के लिए, ये सारी बातें हैं। विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए सरकारें और एनजीओ साथ में आए, ठीक है। तो यही सारी बात यहां पर लिखी हुई है, बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है बेटा, बार बार वही चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके सामने आ गई। अब एक एक प्रश्न का उत्तर आपके लिए यहां पर तैयार हुआ,
अब जरा आप इन प्रश्नों का उत्तर देखते चलिए, मैं एक बार फाइल अपलोड कर देता हूं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, फाइल अपलोड करूं। ठीक है बेटा। तो भाई साहब, राष्ट्रपति बनने से पहले एक दिन पहले ही उन्होंने ये कह दिया है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, कि राष्ट्रपति की शपथ लेने से एक दिन पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हम बाहर हो जाएंगे इससे, यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ही। कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा था तो मैंने उसको बता दिया, ठीक है ना, क्लियर है। यानी फिर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन, ठीक है ना, डब्ल्यूएचओ से अलग होने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और शपथ लेने से पहले ही बंदे ने कह दिया था कि हम इसका हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। और रीजन तो वही दिया कि भाई महामारी से निपट नहीं पाया, लेकिन और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या प्रश्न है और क्या आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने और कंप्लीट इसका आंसर तैयार है। तो क्या आप मुझे इस आंसर को पढ़ने की आवश्यकता है, यानी परिचय, चुनौतियां, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, निष्कर्ष। फिर दूसरा क्वेश्चन यानी जो आईआर वाला है, आप देख सकते हैं, परिचय, इंपैक्ट, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। तो अब आप सोचो कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया, खासकर मैं 2025 वाले बच्चों से बात कर रहा हूं, कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल गया तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप कहानी बदलने वाले हैं? बताएं मुझे, क्या आपको लगता है कि नहीं है कि भैया कि आप जैसे ही होगा वैसे ही आप, कितनी सहूलियत होने वाली है, आप जरा सोचिए। यानी एवरीथिंग 6 महीने का क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, जो नहीं वो आप हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे, प्री निकलने के बाद तुरंत पूछेंगे, तुरंत आपके पास आएगा आंसर। आप सोचिए, अब पहले का जमाना नहीं है, तेज आदमियों के साथ रहना सीखिए, तेज दोस्त बनाइए, जो डल है उनसे पीछे हटिए, क्योंकि यह देखिए जीवन आपका है, सफल होइए, फिर जो डल है उनको अपने साथ सहयोग कीजिए, उनको छोड़ना नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए छोड़ देना, क्योंकि आपको आगे निकलना है, ये याद रखिएगा बच्चों। मॉडल क्वेश्चन फिर अगला आप देख सकते हैं, इसका भी सेम इंट्रोडक्शन, यानी पीछे मैंने सब बता ही दिया। अब आता है एडवांस आईक्यूएपी, यानी अभिव्यक्ति आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, AIIGP। तब इस पे इंटरव्यू के क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो आप सबके सामने बना हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर बच्चे। अभिव्यक्ति आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये 2025 वालों के लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अभी मैं केवल 25 के बच्चों को निकाल करके एक सबक लोगों को देना चाहता हूं कि भाई देखो, आप मेहनत करो,
थोड़ा एक दूसरे के साथ हम कोऑपरेट करें, तब जाकर के चीजें बेहतर हो पाएंगे। यानी ऑनलाइन इंटरव्यू हमारा अभी से स्टार्ट होगा 2026 के लिए, 25 के लिए नहीं, 25 के तो मेंस के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि उनके पास समय नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आपको छवि कह रही एकलव्य आंसर वाला इनिशिएटिव मस्त था सर, बेटा उसका खर्चा बताऊं कितना था? 2.5 लाख रुपया साल का उसका खर्चा था, 2.5 लाख रुपया। उसमें जो बच्चे काम करते थे सब पैसे लेते थे, 20-25 हजार रुपए हर महीने का वहां खर्चा था। ठीक है, तो हर चीज जब शुरू की जाती है ना और वो रुकती है, तो रीजन एक ही होता है, वो होता है इकोनॉमी। इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट रहता हूं, डिसीजन लेने में पीछे नहीं रहता हूं कि यार पता चले कि कल्याण करने के चक्कर में जो आप लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं वो छूट जाएगा। इसलिए कुछ दिन के लिए कुछ लोग नाराज रह सकते हैं, लेकिन जब बड़ा विजन सामने आएगा देन समझ में आएगा कि ठीक है। पलक गुप्ता सर 2026-27 में अटेम्प्ट करना है, आपकी कौन सी क्लास लें? पलक एक बार आप हमारी टीम को कनेक्ट करो, ठीक है ना, जो फोन नंबर दिए गए हैं वो आपकी मेरी बात करा देंगे, क्योंकि यहां पर क्लास में रिदम टूट जाएगा। ठीक है, जैसे पलक कह रही हैं, तो जो भी बच्चे 26-27 वाले हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं वो एक बार हमारी टीम से कनेक्ट करें, जो फोन नंबर है। ठीक है, चलिए, यदि आपको WHO जैसे बहुपक्षीय संस्थान में काम करने का अवसर मिले तो आप इसे कैसे सुधारने का प्रयास करेंगे? श्लोक पांडे सर जी, इतना कंटेंट है तो क्या करें? अरे भाई, इतना कंटेंट है तो पढ़ें, थोड़ा और समय बढ़ाएं। भाई आईएएस भी तो अपने आप में अद्भुत ही पोस्ट है ना, आईपीएस भी, आईएफएस भी, तो अद्भुत चीजें प्राप्त करने के लिए ये सब प्रश्न होना नहीं चाहिए। कम पढ़ के आप क्या निकाल पाएंगे? सोचिएगा। ठीक है, यदि आपको WHO जैसे बहुपक्षीय संस्थान में काम करने का मौका मिले तो आप इसे कैसे सुधारने का प्रयास करेंगे? तो आप देख सकते हैं, सर यदि मुझे WHO में काम करने का अवसर मिलता है तो मैं पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं ऐसे सुधारों का प्रस्ताव करूंगा जो सभी सदस्य देशों के वित्तीय योगदान को न्याय संगत बनाए। साथ ही मैं विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता बढ़ाने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास करूंगा। डिजिटल तकनीक और डेटा का उपयोग करके स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कर लेंगे आप सब लोग अब इन प्रश्नों की प्रैक्टिस बच्चों? If you had the opportunity to work in a multilateral institutions like WHO, how would you try to improve it? हाँ हाँ, पलक आने वाला है नंबर भी, अभी घबराइए नहीं, सब नंबर आने वाला। आपके विचार से अमेरिका का WHO से अलग होना क्या वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सही निर्णय था? देख सकते हैं बच्चे, मेरे विचार से यह निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं था। देख सकते हैं कितना बढ़िया डिसीजन मेकिंग यहां पर सिखा दी गई। WHO जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की सफलता सामूहिक जिम्मेदारी यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैश्विक एकजुटता पर निर्भर करती है। अमेरिका का अलग होना न केवल वित्तीय संकट पैदा करेगा, बल्कि स्वास्थ्य आपात स्थितियों में यानी जैसे कोविड, वैश्विक समन्वय को भी कमजोर करेगा। हालांकि यह घटना अन्य देशों के लिए नेतृत्व करने और WHO में सुधार लाने का अवसर प्रदान करती है। यानी चुनौती के साथ संभावना पर मैंने अपनी बात खत्म की। इंटरव्यू देते समय चुनौती और संभावना दोनों पर लगे। जो भी 2026 और 27 के बच्चे हैं, आप सब लोग प्लीज इंटरव्यू की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, 25 वालों का तो मैं तो कब से करा रहा हूं। तो ये हो गया आपका WHO के फंडिंग मॉडल में सुधार कैसे किया जा सकता है, अगला प्रश्न आपसे ये बनेगा। ठीक है, तो WHO के फंडिंग मॉडल में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो वहां भी बताया, यहां भी 1 2 3 4 आप इसको पढ़ करके और फिर हाउ कैन WHO फंडिंग मॉडल बी इंप्रूव्ड। फिर चौथा प्रश्न, WHO से अमेरिका के अलग होने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे, एक बार मुझे सब बताएं, बिल्कुल तकनीकी रूप से सही चल रहा है। अगला प्रश्न है, व्हाट इंपैक्ट विल अमेरिका सेपरेशन फ्रॉम WHO हैव ऑन इंडिया। फिर अगला आता है, भारत और ग्लोबल साउथ के लिए यह एक अवसर कैसे है।
यह आपके सामने आता। हाउ इज दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ? फिर इसके बाद क्या क्लियर है, क्या डब्ल्यूएचओ जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है? अगर हां तो कैसे करेंगे? डू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक डब्ल्यूएचओ नीड रिफॉर्म? इफ यस, हाउ? ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, और अंत में क्या बोलना है वो भी मैंने यहां पर सिखा दिया है। तो अभिव्यक्ति आईएएस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ भी बढ़ेगा, लेकिन मजबूती बनाते हुए, यानी हवा में काम नहीं करना है। मेंटल फ्री वही रहेगा जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा स्वतंत्र रहेगा। इसलिए अपने आमदनी और खर्च का अनुपात जानना, यह आप सबके लिए भी मैं कहना चाहता हूं। एक प्रसिद्ध मेरे गुरुजी सुनाया करते थे, हिंदी साहित्य के आदरणीय श्री रामेश्वर सर, जो अभी हिंदू कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं। वो कहा करते थे, भाई एक साहित्यकार हैं, अब उन्हीं के मुंह से मैंने सुना था कभी मुकुटधर पांडे जी के बारे में। मैंने स्पेशली कुछ नहीं पढ़ा अलग से। वो कहते थे कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार है मुकुटधर पांडे जी, वो कहते हैं कि आधुनिक व्यक्ति वही है, यानी मॉडर्न मॉडर्न जो आप कहते हैं ना, बड़ा आधुनिक आधुनिक व्यक्ति वही है जो अपनी आमदनी और खर्च का अनुपात जानता हो। यानी जिसको ये नहीं पता उसकी आमदनी कितना और खर्च कितना है, तो फिर समस्या हो जाएगी। समझ में? और मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूं शुरू से। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि 2025 वाले में भी मेरे साथ फिजिकल क्लास में मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है? अगर 25 बच्चे भी, देखिए मैं अब ये बहुत सीमित बोलता हूं, मेरी आदत है छोटा बोलने की। अगर 25 बच्चे भी मेंस दे रहे हैं तो हम कोई ऐसी जगह लेंगे जो दिल्ली नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि यहां बहुत महंगाई है। और फिर वहां हम लोग मिल करके, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो एक्चुअल में इकोनॉमिकली वीक होंगे, तो दिल्ली में मैं रह करके किसी का खर्चा उठा नहीं सकता हूं। अब वो कंडीशन नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि जब मैं अड्डा पे था तो मैं किसी का भी खर्चा उठा सकता था, इतना पैसा वो लोग मुझे दे रहे थे। ठीक है? लेकिन ऑब्वियस था, मुझे पता था कि मैं पैसा भले पा रहा हूं लेकिन मैं कभी रिजल्ट नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे पक्का पता था। तो फिर मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि उतनी जो मतलब जैसे होता ना कि जो सिस्टम आपको चाहिए। हाँ, ये भी है कि भविष्य में कोई संस्था बहुत अच्छी आई और उसके मालिक बहुत अच्छे हुए, यानी कि ये मीडियोकर्स नहीं, जो मालिक होते हैं, और उनसे कभी बातचीत हुई तो किसी भी संस्था के साथ बड़ी जुड़ सकता हूं, क्योंकि इकोनॉमिकली साउंड होना बहुत आवश्यक, अगर आप बच्चों को बेटर फैसिलिटी देना चाहते हैं। नहीं तब तक ऑनलाइन जिंदाबाद। क्यों बच्चों, सही है कि नहीं? ऑनलाइन जिंदाबाद है कि नहीं? ऑनलाइन से निकालेंगे। देखो, 2 बच्चे अपने इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन। हर्षिता तो कभी दिल्ली आई ही नहीं, और केवल 2 रोज के लिए आई थी, मॉक इंटरव्यू दिया, गई। अब उसकी तैयारी मैं करा रहा हूं। फिर उसके बाद अब वो कब आएगी? उसका 4 को इंटरव्यू, 3 को आएगी वो। 3 और 4, 2 दिन और। ठीक है? तो बच्चे, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी नए बच्चों के लिए। ठीक है? अब जो आप पूछ रहे थे फोन नंबर बच्चा, तो ये है फोन नंबर, आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है? ये हमारे, ठीक है, ये है फोन नंबर बच्चों, पलक तिवारी। इन दोनों नंबर पर आप किसी पर भी मैसेज कर दें कि मैं फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहता हूं, और फिर हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन बेस्ट है। ऑनलाइन से बेस्ट कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। गांधी जी और भारत के विचार, अतीत और वर्तमान, यानी पास्ट में उनके विचार कितने रेलिवेंट थे, आज कितने रेलिवेंट हैं, अब हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, अब इस विषय को पढ़ने के लिए क्या आपको किसी टीचर की जरूरत है? क्योंकि इसमें तो गांधी जी में तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सच सच बताना। और सभी लोग बताया करो, क्योंकि कुछ बच्चे होते बड़े संकोचित, अरे सर हम नहीं बताएंगे, पता नहीं, और उनके मन में है भी कि नहीं सर लाइन बाय लाइन पढ़ाइए। आप सोचो, गांधी जी के विचार, यार उनके क्या सत्य, अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, ये क्या किसी को पढ़ाया जाए? श्लोक पांडे पूछ रहे हैं, सॉरी माफी चाहेंगे, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कितना टाइम दिया जाए। तो भैया श्लोक जी, आप
जितना मेरे साथ पढ़ रहे हैं बस इतना ही टाइम दीजिए, इसके बाद केवल 1 घंटा रिवीजन के लिए, बस दैट्स इट। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चे? सभी बच्चे नोट कर लें, हिंदू को कितना समय, जितना मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बाकी 1 घंटा रिवीजन, इसके अलावा कुछ नहीं, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो 2 घंटे मैं पढ़ाता हूं और 1 घंटे आपने और लेना है, 3 घंटा आप निकालिए। और आप लोग जो फ्री पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अमृता हिंदी में ही लिखो तुम। ठीक है, तो बस भैया यहां पर आप देख सकते हैं। अब जरा आप विचार कीजिए, एथिक्स जीएस पेपर 4 के लिए है ये, कैसे है? ठीक है, गांधी की मोरल फिलॉसफी, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जीएस पेपर 1, गवर्नेंस जीएस पेपर 2, एसे पेपर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण। हाँ, जो चीज आपको नहीं आती है वो होती है आईक्यू आईपी, वो मुझे कराना है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमृता हिंदी ही डालो, ठीक है ना, मीडियम से फर्क नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग नहीं मानेंगे। और मैं देखिएगा इसी 2000 अगर 24 में ही मेरे दोनों बच्चे धमाल कर गए ना, और नहीं तो 2025 में आप देखिएगा इतना रिजल्ट करूंगा हिंदी मीडियम में, वो भी रैंक वाली। ऐसा नहीं यार, 4th रैंक तो हिंदी मीडियम वाले की ही है। 18वीं रैंक लग सकती है तो पहली क्यों नहीं लग सकती? 13th लग सकती है तो 10 क्यों नहीं लग सकती? तो स्वाभाविक रूप से मीडियम दोषी नहीं है गुरुजी। हाँ, ऑप्शनल के चयन में मीडियम दोषी हो जाता है। गलत ऑप्शनल आप चुन लेते जिसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों से आपकी फाइट हो जाती है, उनके पास कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा कंटेंट होता है। तो इसलिए मीडियम को दोष मत दो, अपने अपने अंतरात्मा पे हाथ रख करके विचार करो कि मुझसे मिलने से पहले किसी भी विषय पर सोचने का दायरा कितना था, और मुझसे मिलने के बाद सोचने का दायरा कितना पड़ा। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं शून्य व्यक्ति हूं, यानी मैं जीरो हूं। कोई अहंकार नहीं है मुझे मेरे ज्ञान का, चूंकि मैं शून्य हूं, तो शून्य व्यक्ति कभी अहंकार नहीं कर सकता। मैं सबसे पूछना चाहूंगा, जो चाहे पहले पढ़ चुके हो, अभी पढ़ रहे हैं, यानी मुझसे मिलने से पहले, यानी इस आईक्यू आईपी में आने से पहले सोच का दायरा कैसा था और अब का दायरा कितना बदल चुका है। ठीक है, आप सब कह रहे हैं कि बिल्कुल सर 360 डिग्री बदला है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्किल्ड टीचर है और आप मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए मीडियम कोई बाधा नहीं है। मैं तो रिदम का एग्जांपल हमेशा देता हूं, उसने कभी मुझसे पूछा ही नहीं यार कि सर आप मुझे मेंटोरशिप इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में देंगे। आंख बंद कर लिया उसने, जो बोलता गया करती गई, धाए धाए 2 सिलेक्शन मिले। आप सोचो, तो सिंपल सी बात है। अगर वो सोचती सर यार हिंदी मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम, अरे भाई आईक्यू आईपी वो फॉलो करती थी, तो आईक्यू आईपी क्या है, पूरा का पूरा तो स्वाभाविक रूप से हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो बस ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, इसमें देखिए यूपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है, 2018 में आया था। जरा देखिए, ये होता है लेक्चर का असली पार्ट, कंटेंट नहीं है लेक्चर का असली पार्ट, लेकिन कुछ मासूम बच्चे जो सर आप पहले जैसे पढ़ाते थे, अरे यार भाई माफ करो यार, पढ़ो भैया तुम। असली चीज मैंने शुरू से इसी पर जोर दिया, आईक्यू आईपी पे। बाकी गांधी जी के बारे में ऐसा क्या, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, इसमें मैं क्या बता दूंगा। मेरी ताकत ये होती भाई, एडिटोरियल को जोड़ा तो कैसे जोड़ा, जरा टाइटल पढ़ी, गांधी जी और भारत के विचार अतीत और वर्तमान पर, वर्तमान पर, यही है टॉपिक। मैंने प्रेजेंट, यही तो पूछा ना, प्रेजेंट टाइम में गांधी की रिलेवेंसी पूछा है कि नहीं पूछा है।
पूछा है कि नहीं पूछा प्रेजेंट में, तो बस प्रेजेंट में आइए भैया। ठीक है बच्चों, क्या है वर्तमान प्रेजेंट समय में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता। पूछा है कि नहीं पूछा है? तो कृपा करके जो लोग कहते हैं कि सर कितना समय लग जाता है पढ़ने में, प्लीज बच्चे यार, इसमें ये तो जीएस पूरा है ना, 1 2 3 4 सब है, ए से भी है, तो इसमें तो जितना समय लगे कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके बाद आते हैं 2019। गांधीवादी चरण के दौरान कई आवाजों ने राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत और समृद्ध किया। हालांकि इसका इस क्वेश्चन का आंसर अलग होगा। कई आवाजों मतलब गांधी के साथ अन्य धाराएं भी आंदोलन में थी, तो चाहे समाजवादी धारा हो, कांग्रेस के अंदर ही हो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो, साम्यवादी विचारधारा हो, क्रांतिकारी विचारधारा हो, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है ना, तो खैर, तो सिंपल सी बात है, यानी गांधी पर प्रश्न पूछा जाता है और फिर उसी को लेकर के एक प्रश्न यहां पर डाल दिया गया। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के दर्शन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार एक शेप दिया, एक आकार दिया, तथा उपनिवेशवाद विमुक्ति पर वैश्विक विमर्श में किस प्रकार का उन्होंने योगदान दिया। यानी कि केवल इंडिया में नहीं, अंग्रेजी शासन के संपूर्ण विश्व में या अन्य जो भी औपनिवेशिक ताकतें थी उनको हटाने में इनके विचारों ने किस प्रकार से मदद किया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, गणेश ने चौका मारा। गणेश ने पहले लिख दिया कि सर अतीत मानवीय चेतना का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए गांधी जी के विचार कितने महत्वपूर्ण है वो भी आगे दिए गए हैं। ठीक है ना, क्लियर बेटे? सरकारी नीतियां किसी भी क्षेत्र में। 2016 में एक प्रश्न पूछा था, विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रणाली की प्रभावशीलता और शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी एक दूसरे पर निर्भर है। यानी हमें एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर, और गांधी जी यही अपने उपदेशों में बात कहते हैं, ये भी सिखाने जा रहा हूं। यानी अगर ऐसा प्रश्न कभी बने तो इस प्रकार के प्रश्नों में भी, चूंकि ये तो ओपन प्रश्न, आप इसको पढ़िए, इसका क्या उत्तर होगा जरा मुझे बताइए। चलिए एक बार इस प्रश्न को पढ़िए, इसका क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए पढ़िए भाई, पढ़ो एक बार। ठीक है, चले बेटा, लिख लिया? हाँ, भारत कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो एथिक्स के डेमोक्रेटिक वैल्यू वाले को बहुत बढ़िया, कि बिना लोकतांत्रिक मतलब साझा किए गए और मोर्चाबंद नैतिक मूल्यों एवं दायित्वों के बिना ना तो लोकतांत्रिक सरकारें चल पाएंगी, ना बाजार चल पाएगा, ना कानून का अनुपालन हो पाएगा। यानी हमें दायित्वों को साझा करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम। बहुत अच्छी बात है भारत, बहुत बढ़िया। लोगों की भागीदारी एंड सो ऑन कई चीजें आपके सामने हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बस इस प्रकार के समावेशी विकास गांधी जी के विचारों से कैसे आएगा देख सकते हैं। समावेशी विकास ये मैं इसलिए लगाया हूं कि भैया आज के बाद से ये आप सबको शिक्षा है कि समावेशी विकास पर कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो वहां पर गांधी के समावेशी विचारों को कोट करिएगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? गांधी के समावेशी विचार कोट करेंगे कि नहीं करेंगे?
कोट करेंगे, तो बस इसीलिए इसको कराया गया है। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, अच्छा ये वाला प्रश्न सब लोग समझ गए थे, चूंकि ये एकदम ओपन प्रश्न है, लोगों की भागीदारी वाला, ये समझ गए थे ना, लोगों की भागीदारी। गांधी जी का ये समझिए, प्रशासन का जो सबसे मजबूत विचार गांधी जी का है वो यही है कि लोगों की भागीदारी को शासन में बढ़ाना, तभी शासन व्यवस्था सफल हो पाएगी। जैसे आपने देखा होगा, इसका एक आध एग्जांपल आपके सामने बता दूं, किसी बच्चे ने टोका तो मैं बता रहा हूं कि सर एक बार बताइए, बच्चे आप सुन विचार करो, कोई भी जब बिल पास किया जाता है तो पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, कोई भी, कि भाई लोग अपने विचार दें, तो लोगों के अपने विचार वही हैं, किसी भी कानून पर, किसी भी नीति पर, किसी भी प्लान पर, किसी भी योजना पर जब लोगों की राय ली जाती है उसे ही लोगों की भागीदारी कहते हैं। और गांधी जी का यह मानना है कि लोगों के विचारों से ही शासन और सत्ता दीर्घजीवी साबित होंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? जैसे यहां एग्जांपल अगर मैं दूं तो स्मार्ट सिटी मिशन अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं, में जनता की राय सरकार ने मांगी थी। फिर जैसे मनरेगा की बात करें तो मनरेगा में सोशल ऑडिट जो होता है वो जनता की तरफ से ही किया था। फिर इसके बाद अगर हम आरटीआई एक्ट की बात करें तो लोक प्रशासन को आरटीआई के द्वारा जवाबदेह बनाया गया है। इसके अलावा किसी बच्चे ने लिखा है पंचायती राज, यानी प्रियंका कुमारी ने लिखा है कि सेल्फ गवर्न, बिल्कुल पंचायती राज, और ऐसा होता है तो स्वाभाविक है शासन में विश्वास का निर्माण होता है। ये सारी बातें हैं। तो बस मेरा कहना है आज की इस क्लास में आपको एक शिक्षा है, और वह शिक्षा, वह टीचिंग यह है, मैं खड़े होकर इसको बताऊं जिससे आप सब इसके साथ थोड़ा और कनेक्ट हो। मेरे बच्चे देखो, टीचर का स्किल सबसे इंपॉर्टेंट वही आपको लेना चाहिए, कंटेंट तो आप कहीं से लेंगे। तो सब लोग एक बार कमेंट करें कि आज के बाद से इस प्रकार के प्रश्नों में गांधी जी के विचार, चाहे वो करप्शन से हो, चाहे गवर्नेंस से हो, चाहे समावेशी विकास से हो, चाहे लोगों की भागीदारी से हो, हर एक प्रश्न में आप गांधी को कोट करेंगे, या कभी आपने पढ़ा बाबा साहब, उनको आप कोट करेंगे, कभी आपने पढ़ा गोखले साहब, क्योंकि जनरल स्टडीज के प्रश्नों की शुरुआत और अंत अगर हम, या अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए अगर हम किसी का कोटेशन लिख देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं, तो हमारी कॉपी दूसरों से 1% बेहतर हो जाती। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100%, 10%, लेकिन 1% बेहतर हो जाती। करेंगे सब लोग? कमेंट करिए, करेंगे सब लोग? करेंगे कि नहीं? मैं बड़ा खुश हूं यार कि काश हम लोग खूब रिजल्ट करते और फिर 2025 में ऐसे में आमने सामने बैठा के ऐसे ही आप लोगों को मेंस की क्लासेस कराता। मैं क्या स्वप्न देखता हूं यार, वे सपने जो हमें सोने ना दे। ठीक है, मजा, मतलब बस इस बार तो बस कुछ पता नहीं यार, बस क्या ही, आगे सब भगवान है, जो भी है क्या ही कहा जाए अपनी तरफ से। तो समावेशी विकास, कोई भी विषय लिख रहे हैं कोट करेंगे। एथिक्स में देख सकते हैं मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक और प्रशासक के जीवन, तो क्या लिखेंगे? आपको आपके जीवन में किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रभावित किया? तो गांधी, उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिए और आप उसे अपने जीवन में किस प्रकार ले पाए। 2014 के बाद अभी तक यह प्रश्न फिर से रिपीट नहीं किया है। 2016 में महात्मा गांधी की 7 पापों की अवधारणा आपसे पूछ ही लिया था। ठीक है ना? क्लियर बेटा? 2020 में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा ही, महात्मा गांधी, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों की सेवा में, अभी आप पढ़ने जा रहे हैं सेवा में, देख सकते हैं आप। क्लियर बेटा? तो बस मजेदार। 2019 महात्मा गांधी देख सकते हैं, हर साल इथिक्स में इन पर एक क्वेश्चन है। मनुष्य अपने विचारों का उत्पाद मात्र है, वह जैसा सोचता वैसा बन जाता है, और गांधी जी ने जैसा सोचा वैसे वो बने। अब इन्हीं सबको लेकर के, यानी वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं अपनी जीएस की क्लासेस में डिस्कस करूंगा। अब जीएस पेपर 4 के लिए मैंने एक क्वेश्चन बना दिया है कि साधन उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की साध्य। गांधी जी का यह विचार है कि नहीं? ठीक है,
साधन और साध्य में बीज और वृक्ष का संबंध है, जैसा बीज डालोगे वैसा ही वृक्ष बनेगा। किसने कहा? गांधी जी ने। तो वही स्टेटमेंट्स लेके प्रश्न बना दिया हूं। साधन उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की साध्य। मीन्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स। सत्य और अहिंसा ये मीन्स है, क्या है? साधन है। कि गांधी जी के नैतिक दर्शन के प्रकाश में इस कथन पर चर्चा कीजिए। मैंने चर्चा कर दी है, आगे बताने की जरूरत नहीं। तथा व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में इसके एप्लीकेशन का उदाहरण दीजिए। यानी सत्य और अहिंसा को हम सार्वजनिक जीवन में और पर्सनल जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो साधन और साध्य, आपको पता, साध्य हो गया आपका लक्ष्य और साधन हो गया उसको प्राप्त करने का जो मार्ग होता है। तो सत्य और अहिंसा यह साधन है, और मार्ग क्या है? मानवता का कल्याण। मार्ग क्या है? भारत की आजादी। सिंपल। आई होप आप समझ गए, और सबका आंसर लिखा है, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और वो क्या है? हिंद स्वराज में, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए ये बनाया हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हिंद स्वराज में उल्लिखित आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता की गांधी की आलोचना का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता की उन्होंने आलोचना की। आपको क्या लगता है कि आत्मनिर्भरता और गांव केंद्रित विकास की उनकी दृष्टि स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी हद तक व्यवहार्य थी? क्या कह रहे हैं? यानी उन्होंने पश्चिम की आलोचना क्यों की? उन्होंने जो आत्मनिर्भरता की बात की, गांव केंद्रित विकास की बात की, उसके बारे में आपको बताना है। और अब भाई ऐसे तो बताने की जरूरत नहीं है, गांधी जी पर कभी भी कुछ भी आपसे पूछा जाएगा वो तो ठीक है। हर साल इनका स्टेटमेंट आता है। हिस्ट्री ऑप्शनल आप देख सकते हैं, जहां क्वेश्चन राइज ऑफ गांधी सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। हिस्ट्री गांधी जी का उदय बताने की जरूरत नहीं है। 2020 में आपसे प्रश्न भी पूछा, यानी ऑप्शनल में। 20वीं सदी की शुरुआत में कई महिला संगठन, अच्छा खैर इन्होंने एक अलग प्रकार का ये वाला क्वेश्चन, चर्चा करें किस प्रकार गांधी जी के सत्याग्रह दिए गए। सत्य पर आग्रह ने भारतीयों के बीच से भय का जादू हटा दिया और इस प्रकार साम्राज्यवाद के एक महत्वपूर्ण स्तंभ को गिरा दिया। आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा, ये बाई मिस्टेक आ गया है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैं इसी क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहता हूं कि एक बार आप लोग जरा इसके बारे में सोचें, और पूरा एडिटोरियल बेटा इसी के बारे में बात कर रहा है। आप सोचिए यूपीएससी कितनी तगड़ी चीज है, और हिंदू कैसे उसको, यानी हिंदू क्या, मेरा आईक्यू आईपी कैसे उसको पकड़ सकता है, उसको पकड़ के दौड़ा सकता है, ठीक है। हाँ प्रियंका, बिल्कुल पीएसआईआर में भी है, गांधी है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आइए जरा समझाता हूं इस प्रश्न का उत्तर कि कैसे इस सत्याग्रह ने भारतीयों के बीच से भय का जादू हटा दिया। सत्याग्रह क्या है? यानी सत्य के प्रति, ट्रुथ के प्रति आग्रह, एक लगाव है। तो गांधी जी के सत्याग्रह ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को क्या दिया? यानी दो चीजें, नैतिक प्लस अहिंसक आधार प्रदान किया। अरे भैया, अगर हम अहिंसा और नैतिकता, तो ऐसे में ये दोनों क्या हो गए? एक पॉलिटिकल वेपन हो गया, ये दोनों राजनीतिक हथियार हो गए। यानी यह ना केवल राजनीतिक हथियार था, बल्कि यह भय और मानसिक गुलामी को खत्म करने का एक माध्यम भी बना। तो सत्याग्रह आप देख सकते हैं। तो अब क्योंकि पूरा फोकस सत्याग्रह पर, स्टार्टिंग आपने ऐसा किया, फिर आपको बताना होगा सत्याग्रह का उद्देश्य और फिर भय का अंत कैसे होता है, ये दो चीजों पर फोकस करना। तो सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य अन्यायपूर्ण शासन और कानून का अहिंसक विरोध करना था, और सत्य और अहिंसा के बल पर लोगों के भीतर गांधी जी ने भय मुक्ति और आत्मविश्वास का निर्माण किया। अब कैसे किया, तो आपको एग्जाम्पल देना होता है। यानी सोचिए, इतना कठिन क्वेश्चन लेकिन उसका आंसर कितना, उदाहरण चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, सविनय, अब आपको सब पता है, बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है? सब आंदोलन आप लिख दीजिए। क्लियर बेटा?
अब आता है तीसरी चीज, साम्राज्यवाद के महत्वपूर्ण स्तंभ को गिराना। इसका क्या मतलब होता है? ब्रिटिश साम्राज्य का आधार क्या था, जरा सोचिए। उनका आधार था भारतीयों के अंदर, उनके मस्तिष्क में भय पैदा करना, आपने स्टार्टिंग से देखा, और अधीनता की भावना भर देना, अपनी श्रेष्ठता की भावना, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी भर देना। लेकिन गांधी जी ने अपने सत्याग्रह और अपने उस सत्याग्रह पर आधारित इन आंदोलनों के द्वारा भारतीयों के इस मानसिक भय को समाप्त कर दिया और लोगों में अपनी शक्ति और स्वतंत्रता की इच्छा जागृत कर दी। तो साम्राज्यवाद के महत्वपूर्ण स्तंभ को कैसे गिराया? बोलो भाई, गिरा दिया कि नहीं गिरा दिया? क्या कहेंगे भाई? और आप सोचो कि ऐसे प्रश्नों में क्या लिखना होता है? केवल रिवीजन लिखना होता है। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में द ओनली वन वर्ड इज इंपॉर्टेंट और उसका नाम है रिवीजन। अपना नाम बदल दीजिए, अपना नाम लिखिए निशा बैरवा रिवीजन। बैरवा हटा दीजिए, निशा रिवीजन, अनमोल रिवीजन, भारत रिवीजन, राजपूत आरती सिंह रिवीजन। जितनी बार पढ़ोगे कुछ नया पाओगे बच्चे, जितना। फिर इसके बाद 1994 में एक प्रश्न आया था, जरा इस प्रश्न के बारे में भी विचार कीजिए। ऑप्शनल का प्रश्न है, ऑप्शनल का प्रश्न है, ठीक है? क्या प्रश्न है, जरा चिंतन कीजिए आप। जनता के बीच क्यों लोकप्रिय रहे? क्या अपने सत्य अहिंसा के विचार के द्वारा लोकप्रिय रहे? यही पॉइंट आएंगे बेटा, जो सत्य और अहिंसा है बस। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, गांधी जी की जन आंदोलन पर नियंत्रण के बावजूद उनकी लोकप्रियता क्यों रही? क्यों क्यों रही? क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन को हमेशा नैतिक और अहिंसक बनाए रखा। जैसे ही किसी भी आंदोलन में हिंसा आई, उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। जैसे 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ऐसे में लोगों को लगा ये मोरली बहुत दृढ़ है, परसिवरेंस इनके अंदर बहुत जाता है। तो इस नैतिक दृढ़ता ने उन्हें जनता के बीच विश्वास और सम्मान दिलाया, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी जनता से सीधे संवाद करते थे, जैसे दांडी मार्च के दौरान किया। उन्हें अच्छी भाषाएं यानी हिंदी और गुजराती में बहुत बेहतर, इंग्लिश में बहुत बेहतर कम्युनिकेट करते थे। इसके साथ वो साधारण जीवन, जैसे खादी पहनना, गांव में रहना, इन सब ने जनता के साथ उनके जुड़ाव को मजबूत किया। तो गांधी जी ने जन आंदोलनों को नियंत्रित किया, फिर भी उन्होंने जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। समझ में आ गया ये बात? मजा आया? अरे भाई, त्यागी आदमी थे, सादे आदमी थे, निजी लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाया। कितना मजेदार विषय है यार इतिहास। ठीक है, चलिए, ये ऑप्शनल के क्वेश्चन है। ठीक, यूपी पीसीएस का भी सेम सिलेबस, तो यूपीएससी के ही क्वेश्चन यहां भी आप लगाइए। बिहार पीसीएस में भी भारत का आधुनिक इतिहास गांधी पर 17वीं बीपीएससी या 71 बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो भैया, क्या बताने की जरूरत है? राष्ट्रपिता ने क्या क्या कहा, एक बार सब बच्चे कमेंट करके बताएं। गांधी एक वैचारिक संसाधन, हेडिंग देखें। वही सत्य अहिंसा नैतिकता, उनके विचारों का जिक्र किया गया है। कैसे वो एक बहुत बड़े लीडर थे, किस प्रकार से वो कल्चर और नैतिकता को महत्व देते थे। गांधी जी की आधुनिकता की आलोचना क्या थी? जैसे पश्चिमी चिकित्सा के कंपेयर में उन्होंने पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों को प्राथमिकता दी। सिंपल सी बात है।
गांधी जी ने इकोनॉमी में आधुनिक भौतिकवाद और औद्योगिक पूंजीवाद की आलोचना की। आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी को आप देख सकते हैं बढ़ावा दिया। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आपको दिक्कत आने वाली है? अब एक पार्ट वो हो गया, दूसरा पार्ट एक क्या बवाल कंटेंट, सत्य और अहिंसा उसकी प्रासंगिकता। जरा आप स्वयं देखिए, हर एक विचार क्या है, धर्म, ठीक है ना, उसकी प्रासंगिकता, व्यवहारिक शिक्षा और स्वराज, ठीक है, समकालीन नीतियों के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज। अब उन सब को मैंने समेट करके गांधी जी के प्रमुख विचार और सिद्धांत अपनी तरफ से आपके लिए तैयार कर दिया। जरा मुस्कुराइएगा जरूर, सभी बच्चे मुस्कुराएंगे अगर पसंद आए। अहिंसा, अहिंसा पर एक स्टेटमेंट आ गया। अब उसके बाद जरा देखिएगा अहिंसा क्या विचार है, यानी अहिंसा विचार क्या है, गांधी ने इसका एप्लीकेशन कैसे किया, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद पीस मूवमेंट, शांति आंदोलन, ठीक है, उदाहरण, आज की प्रासंगिकता, इधर देखिएगा, आज की प्रासंगिकता अहिंसा की। पॉइंट इज क्लियर, आज की प्रासंगिकता क्या है, जरा विचार कीजिए। दूसरा विचार सत्य, ये है क्या, सत्य क्या है, आज की प्रासंगिकता, देख सकते हो ऐसा कंटेंट। फिर इसके बाद स्वराज क्या है, आज की प्रासंगिकता मेरे बच्चों, आज की प्रासंगिकता। सर्वोदय क्या है, आज की प्रासंगिकता। धार्मिक सद्भाव क्या है, सभी धर्म वाले एक साथ मिलकर हैं, आज की प्रासंगिकता। नई तालीम, बेसिक शिक्षा की बात, आज की प्रासंगिकता, यानी बेसिक एजुकेशन। सरलता और स्थिरता, आज की प्रासंगिकता। महिला सशक्तिकरण, आज की प्रासंगिकता। ठीक है, वर्तमान भारत के लिए उनके विचारों का क्या महत्व है, देख सकते हैं आप। तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं। अब फिर क्वेश्चन और उसका आंसर, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के दर्शन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार आकार दिया तथा उपनिवेशवाद विमुक्ति पर वैश्विक विमर्श में किस प्रकार योगदान दिया। इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। परिचय, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या, वही उनके सारे आंदोलन, और फिर उसके बाद वैश्विक प्रभाव, निष्कर्ष, आप देख सकते हैं। फिर साधन उतने ही महत्वपूर्ण जितने की साध्य, इस वाले प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ। परिचय यानी गांधी जी का क्या मानना था, उनका दृष्टिकोण विस्तार से, और फिर उन्होंने अपने इस दृष्टिकोण को कैसे एप्लीकेशन में डाला, और फिर एक निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों। हिंद स्वराज में उन्होंने जो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन था उसका भी आंसर तैयार है, आपको पढ़ लेना है। कहिए कैसा रहा।